अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। बात की जाए इद्दत निकाह केस से मुतल्लिक तो खाबर मानेका साहब की तरफ से आज जज पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, जिसके बाद जज साहब की तरफ से भी हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मरासला लिख दिया गया कि ये जो अपीलें हैं किसी और अदालत में मुंतकिल की जाएँ। और इसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह बयान दिया कि प्रेशराइज़ किया गया है कोर्ट्स को, आज बदतमीज़ी की गई अदालत के अहाते के अंदर। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने तशद्दुद किया खाबर मानेका साहब के ऊपर। लेकिन ऐसे में सवाल यही सामने आ रहा है कि इस सारे निज़ाम में जितने भी इदारे हैं इससे हर कोई नाखुश दिखाई देता है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो ये कहते हैं कि अदालतों को प्रेशराइज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने कल अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अगर रिलीफ दिया जाता है कोर्ट्स की तरफ से, अदलिया की तरफ से तहरीक इंसाफ को, तो उसका मतलब ये है कि हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम कानून साजी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि इस प्रेशर को मुकम्मल तौर पे हमारे ऊपर एग्जर्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि आखिर में हर चीज़ का जो स्टेक है इस गवर्नमेंट के अंदर वो इसी हुकूमत का है, जिसको घर जाना पड़ेगा अगर कोई बदमज़गी होती है और कल को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे ही आगे बढ़ती है। तहरीक इंसाफ का जहाँ तक बयानिया है और उन्होंने शेख मुजीब से जो कंपैरिजन क्रिएट करने की बात की, इस पर जो 26 मई को ट्वीट किया गया था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हर किसी को महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, रऊफ़ हसन साहब ने उसके ऊपर भी एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि उनके अकाउंट से होने वाला हर ट्वीट असल में उनकी ज़ाती राय नहीं होता और ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ख़ुद ये बात की है। तो ऐसे में सवाल अब यही है कि हुकूमत भी ये महसूस कर रही है कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को भी गिला है और कोई भी स्टेक होल्डर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सियासतदान बैठकर गुफ्तगू का आगाज़ क्यों नहीं करते, और अगर किसी लेजिस्लेशन पे भी एतराज़ है तो उस पर डिबेट और कंसेंसस क्यों नहीं होता, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इसके साथ साथ वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। कैसर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आज दानियाल चौधरी साहब ने, बैरिस्टर अकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही बयान जो तहरीक इंसाफ की तरफ से आया शेख मुजीब को लेके। नवाज शरीफ साहब भी उनकी तारीफ़ कर चुके हैं अपने दौरे हुकूमत में जब उनको बरतरफ किया गया, निकाला गया। अब आकर अगर तहरीक इंसाफ भी यही मुआवजना कर रही है तो ये गलत क्यों है? मैं आपका सवाल समझा नहीं, क्या मुआवजना? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि शेख मुजीब गद्दार नहीं थे, आज वही बात खान साहब कर रहे हैं, तो हाउ इज दिस रॉन्ग, और वो कैसे ठीक था? मैंने तो नहीं सुना कभी नवाज शरीफ साहब से, और ये पुरानी बात है, मुझे तो नहीं पता किस वक्त कहा नवाज शरीफ साहब। ये जब 2017 में उनकी हुकूमत गई उसके बाद। देखिए बात ये है कि अब वो पुराने मुर्दे, वही हमारा बांग्लादेश के साथ एक बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, एक बिरादरली मुल्क है। मैं समझता हूँ ये मौका ही नहीं है कि हम ये बात इस मौके पे, अपने तल्लुकात हमारे तो इतने अच्छे हैं, क्यों इस चीज़ को जो हुआ वो आपके सामने है कि मुल्क के लिए, हमारे मुल्क 2 लाख हो गया, हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ दे मराहल हैं। लेकिन अब उस बात को मैं नहीं समझता कि इस मौके पे हमें वो रिपीट कर, मैं अपनी पॉलिटिक्स जो है, अब तो बहुत अरसा हो गया ना उस बात को, अपनी मौजूदा पॉलिटिक्स पे बात करें। आप कोई करना चाह रहे हैं ज़रूर, यू आर वेलकम। चूँकि तहरीक इंसाफ बयानिया ये बना रही है कि ये वही गलती हो रही है जो 70 में हुई थी, तो ये आपके लिए एक दर्द सर नहीं बन जाएगा अगर वो टकराव की तरफ जाते हैं? उनका वो तो आज से थोड़ी टकराव की तरफ है, वो तो 2014 से धरने, उसके बाद मुझे कोई एक दिन बता दीजिए पिछले जो 10 साल से कि कभी वो मफाहमत की तरफ आए। हम तो बार बार उनसे कह रहे हैं, जब अपोजिशन में हम थे तब भी हम उनसे कह रहे थे कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, बैठ जाइए। मैं स्टैंडिंग कमेटी का फाइनेंस का चेयरमैन था, कई बार उनसे कहा कि कोई मईशत का मसला है, मईशत तो बिगड़ी पड़ी है, हम मिलजुल के संभाल लें। यहाँ तो सारे इकट्ठे बैठते हैं, कोई आपने एजेंडा बताना है जो मैं एजेंडा आपका उसमें रख देता हूँ, बात करें ना कोई काम की। सिर्फ यही दहशत, यानी एक दूसरे का जो यही करना, वह हर वक्त इख्तलाफ वाली बात करना और धरने देना, इससे क्या 9-9.5 करोड़ लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे नहीं जा रहे, कोई इस पे बात करता है। मैं तो हैरान को चाहते क्या है, KPK उनके पास है ना जी, KPK, और तीसरी बार वो हुकूमत कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर लें, वहाँ पे पोलियो ख़त्म कर लें, वहाँ पे एजुकेशन, बच्चों को स्कूल भेज दें, बहुत अच्छे हैं। मैं उनका कोई ऐसे नहीं कहता उनके नेगेटिव, लेकिन रिज़ल्ट दे देना। उनके तो जो सूबे की जो हालत है मुआशी, वो भी उनके सामने है। तो मैं ये कहता हूँ हर इसी तरह हमें भी चाहिए, हम भी अपने सूबों में जो हमारे पास हुकूमतें हैं फेडरल की या सूबाई हुकूमतें हैं, तो हम भी अपना जो अच्छा रिजल्ट देगा
उसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब इलेक्शन का दौर तो ख़त्म हो गया, अब तो हमने मुल्क को बनाने की बात करें। मैं समझता हूँ हर जगह, चाहे वो आपके मीडिया में हो, सोशल मीडिया में, हम टस्सल की बजाय मुल्क इस वक्त हमारी ज़रूरत है। हम बहुत मुश्किल में हैं, मैं अंदर समझता हूँ, या मैं क्योंकि मईशत की कोई मामलात को समझता हूँ, तो हमारी जो हालात हैं हमें तो उसके बनाने हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। मेरी मिनिस्ट्री में बहुत खुशी की बात है कि मर्क्स लाइन जो कि यूरोप की पहले तो आ रही थी ना, यानी सऊदीया से या चाइना से या दुबई से, वो हमारी तरफ ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। वो आके कह रहे हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम जल्द से जल्द आपके यहाँ बड़े जहाज़ लाएंगे और आपके यहाँ से फीडर वेसल यहाँ पे गल्फ में ले जाएंगे, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कल मैं आपको बताऊँ, एक खुशी की खबर है, थोड़ी सी अच्छी बिल्कुल भी कर लें, हम तो इंतजार करते हैं अच्छी खबर। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, दुनिया का 18,000 कंटेनर की कैपेसिटी वाला जहाज़ कल हमारी KPT में लग रहा है। और मैंने सबको इनवाइट किया, आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप आएँ कल शाम 7 बजे कराची में फंक्शन करें। 18,000 हमारे तरफ देख रही हैं ये कंपनियां, क्योंकि किमाड़ी में वो इस वक्त इर्द गिर्द की जो पोर्ट से मसरूफ़ हो गई हैं। जो फ्रेट है बहुत बढ़ गया है, माल मिल नहीं रहे, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। हमारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, हम तो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए। और मक्स लाइन मैं समझता हूँ उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी हुकूमत को देख के, मुझे भी उन्होंने कहा है कि हम आपको देख के, हमने आपकी पूरी बैकग्राउंड देखा है, आप लोगों को देख के हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वहाँ पाकिस्तानी है काफ़ी, नॉर्वे में ना, डेनमार्क में, हमारे डेनमार्क में रहते हैं पाकिस्तानी काफ़ी, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो सब मिलके इस वक्त तो हमें अपने मुल्क को आगे कंसेंसस होना चाहिए कैसे सब। लेकिन देखें ना, हिस्टोरिकली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ परसिस्टेंट रही है कि जब भी मौशी बदहाली से निकलने लगते हैं तो जो सियासी बदहाली है वो हावी हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक डिरेलमेंट बहुत ज़्यादा की है। इस बार भी आप जो बात कर रहे हैं, अगर ये सियासी नापुख्तगी ख़त्म नहीं हुई तो मेरा ख्याल तो यही है कि इकॉनमी के ऊपर भी उसका शेडो आ जाता है। अब अगर KP की आपने बात की तो उस पर भी गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिलती, हम तरबेला का स्विच बंद कर देंगे, पूरे मुल्क में बिजली गायब हो जाएगी। तो इस तरह की टोन अगर एक सूबा इख्तियार कर ले, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी आइन जो है उनको ग्रांट करता है, मैनेज कौन करेगा इसको? डियर SIFC सैटरडे को थी, हमको 6 घंटे की मीटिंग, गंडापुर साहब हमारे साथ थे, सारे आर्मी के भी लोग थे, हमारे चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान और सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। अब बात ये है कि वहाँ तो गंडापुर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बात की और वफाक की तारीफ़ की, और मैं समझता हूँ हमें भी उनको अपना बेहतर जो उनकी जायज़ ज़रूरियात हैं या उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना चाहिए, और हम करेंगे इंशाल्लाह। सारा मुल्क एक ही है, देखिए अलग अलग सूबे ज़रूर हैं, वो भी तरक्की चाहते हैं, वो भी एक मुल्क की बड़ी पार्टी हैं, उनको भी हमें इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, और हम तैयार हैं उसको। हम तो कहते हैं कि देखिए गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सॉर्ट आउट करना है ना, कहीं बैठना है हमने। मुल्क तो हमारा सब, इंडिया देखिए ना, हम तो 6 गुना मुल्क है। मैं 1990 तक जानता हूँ, डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, और मनमोहन सिंह वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपस में एक ही जगह से पढ़े थे दोनों, और मेरे सामने मनमोहन सिंह टेलीफोन करते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। देखिए एक सिंपल बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुआ तो जो कल्चर्ड इलाके थे ना, जहाँ एजुकेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई तो इंडिया के हिस्से में आए, हमारे हिस्से में तो नहीं थे। लेकिन पहले 43 ईयर्स अप टू 1990 हम उनसे आगे बढ़े थे। बिल्कुल ये तो हम कर चुके हैं। दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। कोरिया हमें कह रहा था, मैं चाइना जाता तो चाइना वालों को इंटरेक्शन कुछ हम सिखाते थे उनको, वो हमें सिखाते थे बिजनेस में, मैं उनसे बिजनेस करता रहा हूँ। और पहले 43 ईयर्स जब हम आगे थे तो अब क्या हो गया, उस वक्त इंडिया की इकानमी 4 गुना थी 1990 में, आज इंडिया की इकानमी 14 टाइम्स है। हमारी अगर 380 अरब डॉलर है ना, तो उनकी इकानमी इस वक्त 4,000 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है, 4,500 डॉलर। तो हमने तो इकट्ठे होकर ना, गलतियां होंगी, उनको भी सबको एक दूसरे को अब कंसेंसस चाहिए। बिल्कुल, वलीद इकबाल साहब ने ज्वाइन कर लिया। वलीद साहब, कैसर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हमें इशूज़ की सियासत करनी चाहिए, कंसेंसस के बगैर ये हो नहीं पाएगा। लेकिन एक तरफ माजी की याद अगर ताज़ा कर दी जाए और शेख मुजीब साहब की बात दोबारा से छिड़ जाए, तो आज नून लीग के रहनुमाओं ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने दोबारा से वो गद्दारी का जिक्र भी किया,
ये भी कहा कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उस ट्वीट से, तो अब हल क्या है? आपका अगर TOR ही 1970 से शुरू हो रहा है तो इसको कौन सॉल्व करेगा? अब देखें ना जी, पहली बात तो ये है कि जी 1970 या 71 का इनकार तो नहीं ना हो सकता। जो भी हुआ उसमें तरतीबवार तो यही हुआ कि एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक जंग हुई, जंग के बाद हमारी फौज ने हथियार डाले ढाका में 16 दिसंबर 1971 को, और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ये इससे तो कोई इनकार नहीं है ना जी। चलें, ये तो एक हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हम उससे अपने आप को जो है वो किसी तरह से मुनक़ता नहीं कर सकते। अब उसकी तशबीह देना जो है उसके और उससे डिस्टेंस करना जो आप कह रहे हैं, वो महज इस बात को वाज़ेह किया गया है कि उसकी तशबीह देना उस टाइम के और उस वक्त के जो है मखसूस हालात के साथ है, ना कि किसी, और वो उसकी सियासी जो है जो सारा मकसद है उस तशबीह का, ना कि किसी इदारे के खिलाफ कोई इकदाम लेना, क्योंकि हमारी किसी इदारे से जंग नहीं हुई, बल्कि जो 8 फरवरी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने की थी, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, 10 फरवरी थी, उन्होंने कहा ही था ये कि जी मैं खुदारा सीज फायर कर दे, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। अब सियासी तौर पे वो इश्यूज की बात ही है ना। सियासी तौर पे जो है जो 1971 को अगर आप देखें तो उसके दो पहलू हैं, और ख़ास तौर पे उसका पहला जो पहलू है वो, और फिर दूसरे को बाद में आता हूँ। पहला पहलू ये है कि शेख मुजीबुर रहमान एक पाकिस्तानी थे उस वक्त, और पाकिस्तान के उसके शहरी रहे जितना अरसा। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ उनकी कैंपेन पाई जाती है, उनकी सपोर्ट, उनकी तस्वीर, वो सब तो वो थे। अब 1966 में उन्होंने अपने 6 नुकात दिए जो कि किसी अलहदगी पसंद तरीके की बात नहीं करते थे, उन्होंने महज खुद मुख्तारी की बात की। उनका पहला नुकता था ये कि एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान को एक नए आइन के जरिए देना चाहिए, और आगे बातें की थी जिसमें वो दोनों विंग्स में एक तरह की मुसावी उसकी बात करते रहे कि उनका फेडरल रिजर्व अलहदा होगा और सेंटर में सिर्फ 2-3 मौजू होंगे, इस तरह की बातें। तो अलहदगी पसंद कोई बात नहीं थी। अच्छा, उसकी वजह से वो बहुत बेपनाह मकबूल हुए, और खास तौर पे अपने विंग में वो बहुत ज्यादा मकबूल हुए, और वो किसी किस्म की अलहदगी पसंदगी की बात नहीं कर रहे थे। जब उसके बाद इलेक्शन आया जो कि 1970 में हुआ, उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, और ये सब पाकिस्तान ही के अमरेला के अंदर हो रहा था। पाकिस्तान वजूद में था उस 2 विंग्स के उसके तौर पे, और उसके बाद बजाय कि उसके नतीजे को एक्सेप्ट किया जाता, किसी की मकबूलियत को एक्सेप्ट किया जाता, उस शख्स को दीवार से, ये पहला पहलू यहां खत्म हो जाता है। जब उस शख्स को दीवार से सोच के ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई, ठीक है, क्योंकि जंग मुसल्लत की गई, फिर बात नेगेटिव चली गई, ठीक है, हाँ, क्योंकि आप अपने दौरे अलहदगी पसंदी हो गई, फिर एक दुश्मन भी बीच में आ गया। नहीं, इससे पहले खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी शोज पर टॉन्ट कर रखा है नवाज शरीफ साहब को रिपीटेडली कि ये शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब ये कॉनोटेशन नेगेटिव थी, अब ये सारी पॉजिटिव हो गई है, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं जी, मैं इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया बैकग्राउंड के इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसका ताल्लुक जमहूरियत से, उसका ताल्लुक मैंडेट से, उसका ताल्लुक पॉपुलैरिटी से और उसको तस्लीम करने से है। वहां तक उनकी स्टोरी बिल्कुल पॉजिटिव है और कोई अलहदगी पसंदगी की बात नहीं थी उसमें। अच्छा, और जब उसके बाद अगला उसका स्टेज आता है तो इस हिस्से को हम रिव्यू कर रहे हैं कि जी मतलब आपने अपने आप को उनकी पॉजिटिव साइड से कंपेयर करने की कोशिश उसकी एग्जैक्टली। और मैं अभी बात मुकम्मल करता हूं, ज्यादा 1-2 मिनट ही लूंगा। और वो उस हद तक जो है वो बहुत एक हमारी हिस्ट्री का एक अहम मरहला है, एक मोड़ है जिसके बारे में हमको अपनी सेल्फ जो है अपने आप को आईना दिखाता हमारा आईनादार है। उसके बाद जब जंग मुसल्लत हुई तो फिर वो जाहिर है वो अलहदगी पसंदी की तरफ चले गए और वो सारा मनफी आ गया, और फिर वो जंग में फिर उन्होंने अपनी भी पॉइंट आ गया वली साहब, दुश्मन भी बीच में आ गया, उन्होंने दुश्मन की भी मदद ले ली। उस हद तक उनको मियां नवाज शरीफ से कंपेयर करना चाह रहे थे कि जी ये तो ऐसे आदमी है जो दुश्मन की भी मदद ले लेते हैं, जो मुल्क के खातिर जो है वो अपने मफाद की खातिर वो मुल्क को भी दाव पे लगा देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही, कैसे साहब इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जो वली साहब कह रहे हैं। देखिए ना, वली साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, मेरा तल्लक है इनसे काफ़ी। इनकी फैमिली का तो देखिए ना, पाकिस्तान बनाने में लाइमलाइट में इनकी फैमिली ने, अल्लामा इकबाल साहब ने ही हमें दिया ये आइडिया पाकिस्तान का। ये जो बात है ना, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे रंग से लूँगा। जो ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल हुआ ना, उसमें क्या हुआ कि 2 सियासी पार्टियाँ आपस में बैठी नहीं। आज भी वही, आज हमें चाहिए कि उससे सबक सीखें
आज जो 2 सियासी पार्टियां हैं ना, देखिए हम किसी और पे ना छोड़ें। मुश्किल क्या हुआ, अगर सियासी लोग बैठ जाते तो कभी भी वाकया ना होता। हम एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो कहते हैं उन्होंने किया हमने किया। 2 ही सियासी बड़ी पार्टियां थी ना, यानी अवामी लीग थी और पीपल पार्टी थी। आज भी 2 सियासी पार्टियां बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान में, 3 पार्टी हैं, इनमें इनकी पार्टी भी है, हमारी पार्टी भी है। सर लेकिन इसका जवाब सुनने, सॉरी टू कट यू, आज भी हमें मेरी इनसे गुजारिश ये होगी कि मिल के बैठिए, जो गलतियां हैं उसको रिपीट ना करें, आइए बैठिए, हल निकालिए। इसका आरिफ अलवी साहब ने ये जवाब दिया है कि जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है, आपके पास ताकत है ही नहीं, क्या बात? फिर वही बात तो देखिए ना, उस वक्त भी वो ताकत वाले ही करते रहे ना। ये जो बात आप तो ये तो खुद अपनी बात को निगेट कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान का जो डिबेकल हुआ उसमें ताकत वाले ही करते रहे, सियासी पार्टियां बैठी नहीं। सियासत का दानों का काम है, आज भी मिलके बैठ जाएं, खुदा ना खास्ता कोई और तकलीफ ना हो जाए हमें। ठीक है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मेरे बिल्कुल बड़े करीबी तल्लक है इनसे, और मैं इनका बड़ा, ये मेरे से ज्यादा लर्नेड है, लॉ नोइंग शख्सियत है। लेकिन इस वक्त भी हमारा मुल्क जो है ना, गलतियां हुई होंगी, बैठे हम अपने आप को रिजॉल्व करें चीज़ों को। ठीक है, हाँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर अहमद शेख साहब, वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वलीद साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये प्रिंसिपल्ड तो नहीं है कि चूंकि सियासी पार्टियों के पास ताकत नहीं है इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। इस तरह तो फिर आवाम के पास भी ताकत नहीं है, इलेक्शन का भी बॉयकॉट कर दें, क्या करें? और उस वक्त यही कहा गया ना, उस वक्त भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही है ना इस वक्त। जी वली साहब, और एक पहले मैं एट ए पर्सनल लेवल मैं भी बड़ा, मुझे खुशी है कि बड़े अरसे के बाद कैसर साहब के साथ मैं ऑन एयर हूँ और एक कमरे में नहीं हूँ, चलें वो किसी और शहर में है, मैं किसी और शहर में हूँ। बट बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी, मेरे ज़ाती सतह पर कैसर साहब से बहुत अच्छे मरासिम हैं और मेरे साथ हमेशा बड़ी शफकत से पेश आए हैं, और मैंने भी कोशिश पूरी की है हमेशा कि अदब व एहतराम और शफकत जो है जिस तरह उनकी मेरी तरफ है ज़ाती सतह पर, मेरी भी बिल्कुल। हमारी पॉलिटिक्स जो है, देखें हम पाकिस्तानी हैं, कैसर साहब पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारे एक जैसे ही हम शहरी हैं और हमारे वही हकूक हैं, हमारी वही जो हैं फ़राइज़ हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने काइंड अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, और मैं उनको दोहराना उनके लिए भी चाहता हूँ इन जज्बात को अपनी तरफ से। ठीक, और ये मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए भी एहसास है ये। तो पॉलिटिशियन से बात क्यों नहीं हो सकती? नो डाउट इन माय माइंड। अच्छा जी, वो एक और मसला है जी। अब देखें ना, उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूँ। बात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हमारे मुसलसल जो एक मौक़िफ़ रहा है पिछले 3 माह से, जब से इलेक्शन के नताइज आए हैं और जिस तरह से उनको तश्कील दिया गया है, और उसके बारे में जिस तरह से आप कहीं भी, आज भी उसके 3 महीने भी गुजर गए हैं, कोई कॉलम उठा के देख लें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, हर एक शख्स जो है इसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहा है कि ये इलेक्शन जो हुए और जो सब कुछ हुए, और फिर ये क्या मुदाखलत हुई, मुदाखलत के अल्फाज, डिसऑनेस्टी के इलेक्शन में अल्फाज, वो सब चीज़ें जो है दुनिया भर में वो रेजोनेट कर रही हैं। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज से बात ना करने के ऊपर जो है इमरान खान साहब ने भी और हमारी पार्टी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि पहले तो ये बेनिफिशरीज हैं इस सारे जो खुली वारदात जो हुई 8 फरवरी और उसके बाद वाले दिनों के, और इसलिए ये 3 पार्टीज जो है पीपीपी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, इनसे हम बात नहीं करेंगे। यस, अपना मैंडेट ये जो है, जो स्टोलन मैंडेट को सरेंडर करें, हम कर लेंगे। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जी ये जो, अब मैं आपको एग्जाम्पल जो देता हूं, अब आज देखें वो इद्दत केस की अपील में क्या होता है जी, और इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाके देखें, अब इद्दत केस की अपील में क्या हुआ है, इंसाफ की किस तरह धज्जियां उड़ी हैं, किस तरह कोर्ट के अंदर एक बिल्कुल वकीला ने मानेका साहब पे हमला भी कर दिया ना बाहर आके, उसको वो एक अलग बात है, उसको हम एज अ पार्टी पॉलिसी नहीं ऑन करते। वो जो भी वकीला थे उन्होंने इनफरादी सतह पे किया, और कोर्ट के अंदर और जो है सिलसिला खास तौर पे जो है वहाँ पे बदतमीजी बहुत हुई, वहाँ पे बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। हमारे लॉयर्स ने बड़ी जब्त जो है जो खान साहब के लिए गए हुए थे, ठीक है, अब वो बाद में कोर्ट से निकले हैं, तो क्योंकि वो इतना इश्तियाल में थे लोग, किसी ने इनफरादी सतह पर वो किया, हमारी पार्टी किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, हम पुरअमन तरीके से और कोर्ट्स के एहतराम में ये बात। लेकिन अब देखें जज साहब का जो कॉन्डक्ट है, और सबको नजर आ रहा है कि किस लिए अब वो क्या, वो छुट्टियों के बाद कहीं केस किसी और जज को भेज रहे हैं, हालांकि फैसला अनाउंस करने का टाइम था, दरखास्त आ चुकी थी उनके पास कि जी आप ये केस ना सुने, उसको मुस्तरद कर चुके थे किसी अर्लियर डेट के ऊपर, लेकिन फिर उन्होंने ना सिर्फ उसको मौका दिया जो अपना रेस्पोंडेंट है अपील में, बल्कि उनको फिर ये तवालत देने के लिए वो कहा हाँ जी ठीक है जी, मैं इनका एतमाद नहीं है, मैं इस केस को। अच्छा, अब ये इसके बैकग्राउंड में देख लें जी, जो 6 जजेस के खत को,
कि वो किस तरह से उनके काम में मुदाखलत हो रही है, किस तरह से उनकी आज़ादी में मुदाखलत हो रही है। तो वली साहब, ये पहले भी हो रही थी। शौकत अजीज साहब ने आपके दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने ऑन ही नहीं किया उसको, आपने उसके मुखालिफ बयान दिया। ये देखें नहीं जी, ये देखें ना जी, उस वक्त अब देखें ना 6 जजेस, और वो बाय द वे उस वक्त भी आप देख लें जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ भी जो हुआ, उनको दादरसी मिल गई, वो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन उनको मिल गई। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हमारे वक्त में वो समझते हैं उनके वो निशाना बनाया गया किसी उसका विच हंट का, तो उनको हमारे वक्त में ही रिलीफ मिली थी ना। हम तो अदलिया को इस तरह प्रेशर नहीं कर रहे थे। तो ये जो कुव्वतें प्रेशर डालती हैं, इस तरह के आइन की बालादस्ती की बात हम करना चाहते हैं, तो फिर उन कुव्वतों से करेंगे जो वाकई इस बात की रोकथाम कर सकते हैं। कैसे साहब वो कह रहे हैं कि स्टोलन मैंडेट वापस करना पड़ेगा पहले। नहीं, बैठे हमारे हर किस्म की बात हम करने को तैयार हैं। मैंडेट वापस तो बाद की बात है, पहले नेगोशिएट। देखिए कभी ये होता है कंडीशनल लगा के, कभी नेगोशिएशन होती है। कोई भी दुनिया में, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, अगर कोई कंडीशन पहले लगा दे तो कोई मेरे साथ बैठेगा। बैठना तो मिल के बैठें, हर चीज़ डिस्कस करें, क्यों नहीं। हम एक जैसे वलीद साहब बड़े काबिल इस्लाम है, जैसे काबिल आदमी हमारे साथ जब बैठेंगे तो जो हक की बात होगी, जो प्रिवेल करेगी, सैनिटी प्रिवेल करेगी, होगा, हल निकलेगा। हल निकालना है हमने आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करनी है। सब ने मुल्क को आगे ले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद जब आए पाकिस्तान, उस वक्त उन्होंने कहा मैं खुद तमाम पार्टियों के पास जाऊँगा। ये तो उनका स्टेटमेंट है जलसे में। कोई मौका तो देना किसी को। अभी पहले ही इतना नाराजगियां खत्म ही नहीं हो रही। गलतियां मैं तो कह रहा हूँ कि सब ने की होंगी। गलतियों का तो ये जब बैठेंगे तो फैसला होगा ना। तो मैं इजाजत चाहूंगा मेरी। कैसर साहब, आखिरी सवाल आपसे। आप ये नैब की जो मार है पूरी नून लीग खा चुकी है, और अब लेकिन 14 से 40 रोज़ का जिस्मानी रिमांड कर दिया आपकी हुकूमत ने। साथ साथ ये ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल हुआ कि ये ऑप्शन क्यों उन्होंने एक्सप्लोर की, तो उन्होंने कहा कि हमारे आर्सनल के अंदर लेजिस्लेशन ही है, क्योंकि कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगी, इसीलिए फिर उनको हमने ऐसे पकड़ना है। ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही था। ये आपको वलीद इकबाल साहब लीगल ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ होगी हमारी असम्बली में डिबेट होगी ना। ये कोई फाइनल तो नहीं हो गया, ये तो डिबेट होगी, असम्बली में डिस्कस होगा, वहाँ इनको भी मौका मिलेगा वहाँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आके ज़्यादा हिस्सा लें। ये चीज़ें जो बेहतर होगा वही प्रिवेल करेगा ना। असम्बलियाँ किस लिए होती हैं, पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है, वहाँ डिबेट करने का है ना। मैं आपको यहाँ क्या और कह सकता हूँ। सही, लेकिन हम इसमें दोनों प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस किया जाएगा, सोचा जाएगा, और जो सही बात है वो प्रिवेल करेगी। सही। या वली साहब, आपसे भी आखिरी सवाल। अब चूँकि गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम तरबेला का स्विच अगर हमने बंद कर दिया तो पूरे मुल्क में बिजली चली जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें अडियाला से कॉल आ गई तो मुखालिफिन का वो अशर करेंगे, वो याद रखेंगे। तनकीद ये होती है कि ये टोन नहीं है एक वज़ीर आला के एडमिनिस्ट्रेटर की। देखिए जी, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है। गंडापुर साहब का अपना अंदाज़े बयान है, मैं भी उन्हीं पार्टी का मेंबर हूँ। अब देखें, हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर एक अपना अपना अंदाज़े बयान होता है। और एक पॉलिटिकल रेटोरिक जिसे कहा जाता है, रेटरिक अंग्रेजी का लफ्ज़ जो है, या उसको आप सियासी क्या जोश खिताबत जिसे उर्दू में कहते हैं, सही, तो वो उनका अपना एक तरीका है बात करने का। लेकिन आप ये भी देखें कि अब देखें हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी उस पर शोर भी मचा कि जब वो इंटीरियर मिनिस्टर से मिले और एनर्जी के तवानाई के मिनिस्टर जो हैं लगारी साहब, उनसे मिले, तो उसमें क्या बुरा था वली साहब? उसके बाद वो बगलगीर हुए। तो नहीं, तो मैं ये भले मैंने कहा हमारी पार्टी के अंदर उस पर बड़ा शोर मचा कि जी ये हम पे सही जुल्म और सितम करने वाली शख्सियत जो कि वजीर दाखिला हैं, उनसे ये गले क्यों मिले हैं, ये नहीं करना चाहिए था। उससे कुछ दिन पहले जब सेनेट में हलफ बर्दारी नए सेनेटर्स की हो रही थी, तो इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने आके हाथ मिला लिया था हामिद खान साहब से। तो हामिद खान साहब की भी पीछे लोग पड़ गए थे हमारी पार्टी में जी कि ये जितने सारे जुल्म सितम रियासती जबर हुआ है हमारे कारकुनान पर और जारी है, वो सारा इन्हीं के हाथों होता रहा जब ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के निगरान, और वो भी गैर आईनी तौर पे। और अब ये इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे भी वही तसलसल जारी है। आप हर रोज को नई चीज देखते हैं। आप ये जिस तरह नैब से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, जिस तरह ये अपना, और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं। सो देखें, गंडापुर साहब ने जो एक मुस्बत काम किया, बाकी वो बगलगीर होना और सबको साइड पे रखते हैं, और वो उसमें इशू यही था कि केपी के अंदर अवाम बड़ी सख्त इस बात से नालां थी कि जो लोड शेडिंग हो रही है। और उसमें एक ऐसा वाकया भी हो चुका था कि एक हमारे ही एमपीए जो थे वो अपने सपोर्टर्स के साथ गए पावर हाउस ग्रिड स्टेशन में, आई थिंक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन कहीं यहाँ पेशावर में या कहीं केपी में, और उस पर बाकायदा फिर जाके जबरदस्ती बिजली ऑन कराई क्योंकि इतने घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो उन्होंने अपने सूबे के अवाम के लिए ये इकदाम लिया है।
और उसको मैं तो एक मुस्बत तरीके से देखता हूं। और फिर उसके बाद वो SIFC की मीटिंग पे भी गए, जब उनको नहीं बुलाया गया तो हमने उस पर शोर मचाया, तो फिर उनको बुलाया गया, वो शिरकत उनकी हुई। तो इसको आई थिंक बजाय कि आप कहें कि ग्लास आधा खाली है, वो ग्लास आधा फुल भी है। तो वली साहब, अगर गंडापुर साहब की जो आप तबीयत का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल आप तबीयत की जो उनकी बात कर रहे हैं, अब उस पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो खुलेगा, गंडापुर साहब उसमें असिस्ट करेंगे PTI को कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ही इज़ जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, ये बयानात दे के असल में वो ताबेदार हैं, जो कहा जाएगा वही करेंगे वो। तो एक तरफ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बातें सुनने को मिलती हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं वो रिटोरिक का इस्तेमाल करते हैं। जी राना साहब, ज़ाहिर है सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इसका इख्तियार या हक रखते हैं कि वो हर बात की तशरीह खुद कर सकें, वो तो उनकी राय ही है ना जी। मैं ज़रूरी तो नहीं उनसे इत्तफाक करूं, लेकिन ये बात डायलॉग की और मुज़ाकरात की, इसका दरवाज़ा कभी PTI ने बंद नहीं किया, बल्कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ ही के साथ मिलकर एक डायलॉग के जरिए हमने एक तहरीक जो है चलाई हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वो बाकी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं उसमें, वो हमारे हम ख्याल हैं, ठीक है। सो इसी तरह डायलॉग या मुज़ाकरात के लिए हमने कभी इनकार नहीं किया। और अगर वो कभी हुए तो गंडापुर साहब अगर उसमें हों भी तो बतौर चीफ मिनिस्टर के अव्वल तो बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात वाला मरहला आता है तो उसमें कौन अफराद होंगे जो उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन मुझे उसमें जो माजी की मुझे पास तजर्बा है, अगर उस नौबत आती है, वहां तक नौबत आती है, तो उसमें फर्द वाहिद पर वो मुश्तमिल नहीं होगी। हो सकता है गंडापुर साहब हो ही ना, वो अपनी मसरूफियात में चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो करें, और अगर हो भी तो उनके अलावा और अफराद भी होंगे, तो वो सारा कुछ उसमें बैलेंस आउट हो जाता है। अगर वो गंडापुर साहब कहीं सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करें तो कोई दूसरे लोग ऐसे होंगे उनके साथ टीम में जो मुल्क की जो सियासी स्टेबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि वफाक और सूबे कोऑपरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मुल्क का फ्यूचर जो है वो सियासी तौर पर मामलात को हल करने से ही है। इसके अलावा अगर कन्फ्रंटेशन की और इस तरह के एटीट्यूड की बात की जाए कि सूबे की तरफ से या वफाक की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ महाजराई हो, तो उसमें ना सूबे के अवाम का फ़ायदा है और ना पाकिस्तानी अवाम का। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ और वफाक के दरमियान जो महाजराई है, इसमें क्या पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है ताकि बर्फ़ पिघल सके? और दूसरा सवाल ये कि पंजाब हुकूमत का हिस्सा क्या पीपल्स पार्टी बनने जा रही है बजट के बाद? क्योंकि कहा यह जा रहा है तजिया निगारों की तरफ से कि शायद जो मुश्किल फ़ैसले हैं बजट से मुतल्लिक उसको पीपल्स पार्टी अवॉइड भी करना चाहती है। इस पे पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। सिस्टम में अगर तमाम स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी हमें प्रेशराइज़ कर रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत हाल में आपकी तरफ बहुत से लोगों की नज़रें हैं कि ये मीडिएशन फिर कौन करवाएगा अगर आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो? देखिए मुज़म्मिल साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है सियासी तौर पे कि मैं ये तो नहीं कहता कि किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारी तरफ भी कुछ ना कुछ शायद हो, लेकिन अगर बज़ाहिर आप देखें तो डायलॉग के अमल की अगर किसी जमात ने वाज़े तौर पे तसलसल के साथ उससे इनकारी हुआ है तो वो PTI है। खान साहब ने आज तक यही बात कही कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये फलां है, ये फलां है। जो गाली, जो बुरा भला कहने का अमल है उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं की। और इसके बावजूद डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के बगैर रास्ता नहीं है। ये खान साहब के दौर में भी हम कहते रहे, अपने दौर में भी कहते रहे, आज भी हम कहते हैं। और अभी भी उनके दोस्त जो हैं, उनके साथी जो हैं, और खान साहब के समेत उनका पैगाम यही होता है कि मैंने इन जमातों से, 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा, बाकी फौज से डायलॉग करना चाहता हूँ, फलां करना चाहता हूँ। फौज से डायलॉग आप समझते हैं कि फौज से डायलॉग क्यों कहते हैं? उन्हें पता है कि फौज डायलॉग नहीं करेगी। अब खान साहब चाहते हैं कि वो वहां बैठ के उनके साथ एक तो उनको एक्सपोज, उनको और ज्यादा अजीमत का सामना हो, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इदारे के लिए भी नुकसानदेह है, सियासत के लिए भी, लिहाजा ये नॉन स्टार्टर है। तो हम तो चाहते हैं कि डायलॉग हो, लेकिन खान साहब की तरफ से इसमें कोई नरमी नहीं है। अब एक फरीक तसलसल से गालियां भी खा रहा है 6-7 साल से, और कहीं भी जा रहा है और फिर गालियां खा रहा है। तो अब देखना ये चाहिए कि वो कौन है जो डायलॉग नहीं करना चाहता। उसके नतीजे में अब लहजों में इधर भी तलखी आ गई है।
हमारी तरफ भी कुछ दोस्त बशमूल मेरे, हम सारे, हमारे लहजों में भी तलखी आ गई है कि यार बहुत हो गई, आप इतनी तरले कर लिए। इसके बावजूद अगर हम रैशनली बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी गाली खानी है तो फिर ठीक है। एक वक्त आता है ना, बंदा कहता है कम वक्त में यार जो होता है देखेंगे, उन्हें कह दिया जो करना करे। नहीं वैसे लेकिन ये मुनासिब रवैया बहरहाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर देखें ना, अब उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का पहले अवाम को कहा, बाद में उससे पीछे हट गए, वो और बात है। लेकिन 1970 से लेके अब तक पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत से गद्दारी के इल्ज़ामात, सर्टिफिकेट लोगों ने बांटे और मुल्क को नुकसान हुआ उसका। शर्जील मेमन साहब ने अभी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ जो हैं वो किसी सियासतदान के या जर्नैल के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये वही रवैया नहीं है जिसका पीपल्स पार्टी शिकार रही है। अगर इस तरह का बयान दिया जाए तो इससे फायदा तो नहीं होगा किसी को। मेरा ख्याल है कि कोई हुक्मरान बशमूल ज़ियाउल हक के, मैं ज़ियाउल हक का बतौर पीपल्स पार्टी और एक डेमोक्रेट के बदतरीन मुखालिफ, लेकिन मेरा ये भी कहना है, मैं ये भी मानता हूं कि ज़ियाउल हक मुल्क दुश्मन नहीं थे। हाँ, उनके फैसलों से, उनके इक़दामात से, उनके ग्रीड टू पार से, और जो उन्होंने मुल्क को अपने ख्वाबों की दुनिया, अपने इक़्तिदार को तवालत के लिए मजहब का इस्तेमाल, बाकी क्लैशिंग ऑफ कल्चर, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इतने बड़े अजाब दिए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर बहुत कारी वार लगा। ये उसकी नीयत नहीं थी, ये इरादा नहीं था कि पाकिस्तान का नुकसान हो, फैसलों से पाकिस्तान का नुकसान हो। सो इंटेंशन से कोई सियासतदान या कोई हुक्मरान भी गद्दार नहीं है। मैं किसी को गद्दार नहीं कहता। सही। हाँ, उसके फैसलों से नुकसान हो तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वो है। यही बात इस हद तक है, और हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि अगर खान साहब के इक़दामात मुल्क के लिए लार्जर सीन में नुकसानदेह हैं और उसी तरह का नुकसान होने का एहतमाल है, या वो सोच परवान चढ़ने का एहतमाल है जिससे पाकिस्तान को अल्टीमेटली खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बहरहाल हमें सबको फिक्रमंदी है इसकी। राजा परवेज अशरफ साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द मिलता है वज़ीर आज़म साहब से, फिर कहा जाता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो फैसला करेगी गवर्नमेंट में शामिल होने का। कहा जा रहा है बजट के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, सही है खबर ये? सर मेरे इल्म में नहीं है। पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन वही है। गिलानी साहब ने भी ये बात कही है एक और रंग में, राजा साहब से भी ये बात मंसूब है। मैंने तो दोनों दोस्तों से मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन दोनों मेरे सीनियर हैं और पार्टी के अंदर उनका बड़ा मकाम है, उनके पास कोई खबर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल मौक़िफ़ में अभी तक कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जब हुकूमत साजी हुई तो उसमें ये फैसला करके कमेटी बना के हमने तय किया था कि हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ ओहदे लेंगे, जिसके लिए हमने मुस्लिम लीग से मीटिंगें भी की और फिर फाइनली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर मोहर लगाई। लेकिन गिलानी साहब ने तो ये कहा, कायरा साहब के मुनासिब शेयर मिल गया तो फिर हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। मुनासिब शेयर वैसे क्या होगा? मुझे उसका अंदाजा नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई बात करने के पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा। गिलानी साहब, मैंने कहा ना, वो वाइस चेयरमैन है, उनके पास शायद कोई खबर हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो अल्टीमेटली ये मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आएगा और वहीं बैठ के बात होगी। सही। लेकिन ये जो अमल है ना जी कि बजट के बाद होगा या बजट से पहले होगा, बजट के बाद फर्ज करें, कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बजट से हिचकिचा रही है। अच्छा, फर्ज करें इस बात में कोई वजन है और जी, फर्ज करें इसमें कोई वजन है, तो उस वजन को जरा इस तरह देख लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अभी शिरकत नहीं की, बजट आ गया, बजट में प्राइवेटाइजेशन जिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी हो गई, अप्रूव हो गई, टैक्सेस भी लग गए, जो कोई मुश्किल फैसले हैं, तल्ख फैसले हैं, लोगों के लिए गैर मकबूल फैसले हैं, वो हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने 10 दिन बाद, महीने बाद कैबिनेट ज्वाइन कर ली, तो ज्वाइन करने के बाद जब वही बजट अप्लाई होगा तो हमारी इंडोर्समेंट नहीं होगी उसको। बिल्कुल सही सही। और नवाज शरीफ साहब की जो कोई वजन नहीं है कि हम बजट के बाद करेंगे या बजट से पहले करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत संभाली है, खुर्शीद शाह साहब ने इस पर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पार्टी सदर बनना नवाज शरीफ का ये बताता है कि शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है। नून लीग के दोस्तों ने माइंड किया इसको। कहा क्या जी, शाह साहब बड़े सीनियर आदमी है पार्टी के, लेकिन शाह साहब का भी अपना राइट है। आप क्या समझते हैं वैसे इस पर? मेरा ख्याल है हमें इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, ये उनकी जमात का अंदरूनी मामला है। मियां साहब, बड़े मियां साहब ने ये फैसला किया या उनकी जमात ने किया,
ये अच्छा है बुरा है, माइंड किया नहीं किया, ये उनका इंटरनल इशू है। बड़े मियां साहब से पार्टी की सदारत से उन्हें अलग किया गया एक मुतनाज़ा फैसले की सूरत में, वो फैसला अंडू हो गया। अब वो क्वालिफाई करते थे और अकॉर्डिंग टू रूल वो सदर बने हैं, अच्छे बने हैं नहीं बने हैं, उनकी जमात के अंदर लोगों की क्या राय थी ये उनकी जमात का फैसला है। बतौर इत्तेहादी एक ऐसा कमेंट जिससे तलखी बढ़ जाए कि हमारे दोस्तों को वो नागवार हो, मेरा वो इस्तेकाक भी नहीं है। अच्छा, क्यों करूं इस पे? कायर साहब आखिरी सवाल, एक नैब का जो जिस्मानी रिमांड है 14 से 40 रोज़ हो गया, गिलानी साहब ने उसको कंफर्म भी किया। साथ साथ ये कि अब हतक इज़्ज़त बिल जो 2024 है इस पर गवर्नर पंजाब ने अभी साइन तो नहीं किए, लेकिन इसको सहाफ़ती तंजीमें ड्रैकोनियन लॉ कह रही हैं। अली हैदर गिलानी साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में, उन्होंने कहा मुझसे मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी इसके अगेंस्ट? मेरा ख्याल है कि इसको देखने का एक एंगल तो ये है कि पीपल्स पार्टी स्टैंड ले ले और फिर क्या होगा, साफ़ती तंजीमें स्टैंड लिए हुए हैं, अदालतों में केस जाएंगे, और लेकिन ये कानून तो एक वक्त में बन गया, इस वक्त वो लॉ है। लेकिन मेरी राय यह है कि इसके ऊपर नारे मारने से या धमकी देने से की बजाय एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना चाहिए। जब हुकूमत वक्त भी, हम इत्तेहादी भी, साफ़ती तंजीमें भी डायलॉग के लिए तैयार हैं और डायलॉग करके इसमें मजीद तरमीम करके इसको ठीक कर लें। ठीक है, फिक्स होना चाहिए यकीनन इसको, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके थ्रू नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।